हाँ जी। तो हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किया, उसके बाद मैंने आपको वर्ल्ड वार भी करवाया। हमारे पास ऑप्शन है कि हम आगे टॉपिक कर सकते हैं जर्मनी का, रशिया का, लेकिन नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं भाई। आज हम एक और नेशनलिज्म करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। भाई दो तरह के नेशनलिज्म है, उनका कंपैरेटिव स्टडी करनी ज़रूरी है। तो हमने नेशनलिज्म यूरोप का किया, जो कि अपनी अंदरूनी ग्रोथ थी, एक तरह की इंटरनल ग्रोथ हुई है। और आप आज देखेंगे कि नेशनलिज्म के डेवलप होने के कई सारे और रीजंस भी होते हैं। आज हम उन रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके जी। और इसके लिए दो केस स्टडीज बेस्ट हो सकती थी, एक पूरा यूरोप और आज बात करेंगे इंडो चाइना। सबसे पहले तो हम नाम समझ लें कि इंडो चाइना का मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी हम पूरे ग्लोब पे इंडो चाइना वर्ड बोलते हैं तो हम इंडो चाइना वर्ड इस पेनिनसुला के लिए बोलते हैं। ये पेनिनसुला जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमारा स्पेशल कॉन्टेक्स्ट रहेगा सिर्फ वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के ऊपर। और हमारे सब्जेक्ट मैटर की केस स्टडी जो होगी वो होगी वियतनाम पे। हम वियतनाम को स्टडी करके सब कुछ कर जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब समझना हम क्या चाहते हैं नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, वियतनाम नाम की जो एक कंट्री है, इस कंट्री पर रूल किया फ्रेंच रूलर्स ने। जैसे इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, ऐसे ही वियतनाम पे रूल किया फ्रेंच। दोनों में नेशनलिज्म हुआ, दोनों के नेशनलिज्म की काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को हमें अंडरस्टैंड करना है जब हम इंडिया को पढ़ेंगे। और आज की डेट में अगर हम नेशनलिज्म कर रहे हैं तो हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये नेशनलिज्म कैसे हुआ। स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा वियतनाम के बारे में समझते हैं। इंडो चाइना इसे क्यों कहा जाता है, आप इसको ज्योग्राफिकली थोड़ा सा गौर से देखिए। तो ज्योग्राफिकली जो एम्पायर्स हुआ करते थे, अगर हम थोड़ा सा एंशियंट पीरियड में चले जाएं तो इंडिया की कॉन्टिन्यूटी में है ये लैंड, एंड जापान चाइना की कॉन्टिन्यूटी में है ये लैंड। तो कुल मिला के ये तो आज के स्टेट्स है ना। किसी जमाने में तो ये एम्पायर्स इस तरह से होते थे, ये फॉर्मेशन बना करती थी, और या फिर एम्पायर इस वे में हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर मिलते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आप सब जानते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर श्री विजय डायनेस्टीज दिखती हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंस चाइना का भी नजर आएगा बड़े पैमाने पर। तो क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, तो ज्योग्राफिकली इट इज अ काइंड ऑफ इंडो चाइना, काइंड ऑफ इंडो चाइना। लेकिन ये नाम किसने दिया इनको, फ्रांसीसियों ने। इसके पहले इसे इंडो चाइना कभी नहीं कहा गया है, ये फ्रेंच नेम है। आई बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड एस्पेक्ट, इंडो चाइना की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन में 1858 की बात है जब फ्रांस ऑब्जर्व होता है, ठीक है। 1858 कह रहा हूँ। और फाइनली 1858 का वो पीरियड है जब फ्रेंच यहाँ पर एंटर होते हैं, ठीक है जी। और 1887 तक वो वियतनाम को कंट्रोल कर लेते हैं, और वियतनाम में स्टैब्लिश होता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में स्टैब्लिश होता है इंडो चाइना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से अब कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है फ्रेंच पीपल को यहाँ तक आने की और इनको कंट्रोल करने की। काफ़ी बारी ये पहले भी समझा चुका हूँ, चलिए आज फिर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कॉलोनियलिज्म का एक जो फेज था उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी। फ्रेंच जो हुआ करते थे ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये जो मैंने आपको पीरियड बताया 1858 से 1880 का, इन पीरियड्स के दौरान, इसके पहले भारत में इनकी ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हो चुकी थी, और इसे इंडो कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। ये 3 युद्ध हैं जो भारत की धरती पर लड़े गए हैं, लेकिन लड़े गए हैं विदेशियों के द्वारा। और अल्टीमेटली थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रांसीसी खत्म हो जाते हैं भारत से। तो अल्टीमेटली वो नए एरियाज एक्सप्लोर करते हैं। उन नए एरियाज के एक्सप्लोरेशन में वियतनाम और इंडो चाइना एक ऑप्शन बनकर के उभरता है। पर्टिकुलरली ये जो एरिया है, इस एरिया में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने को लेकर के। उनकी अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रबर। रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो फ्रांस वियतनाम से लेकर के अमेरिका को सप्लाई किया करता था। इसके अलावा बात करें राइस, तो जितना भी राइस प्रोड्यूस होता था वियतनाम में, उसका 2/3 राइस एक्सपोर्ट होता था। और एक पीरियड ऐसा भी आया था कि वियतनाम जो है
वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस बन गया था अंडर द रूल ऑफ द फ्रेंच पीपल। तो कुल मिलाकर के ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यहाँ पर जो हो रही हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स जो हो रही हैं, ये एक तरह की डाइटरी हैबिट्स का पार्ट थी। दूसरी तरफ ये बड़े पैमाने पर इनपुट का काम करती थी उन इंडस्ट्रीज के लिए जो रबर बनाते हैं या कोई और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब चीप रॉ मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर आकर के कंट्रोल कर गए हैं और यहाँ पर रूल कर गए हैं। तो इन सारी कंसिडरेशंस की वजह से आप इनको कॉलोनाइज करते थे, ये एक रीज़न था। इसके अलावा अगर हम देखें, जब भी फ्रांसीसी या ब्रिटिशर्स किसी भी नई कंट्री में जाते थे वो खास तरह की एक्टिविटी किया करते थे। वो क्या होती है? सबसे पहले तो जब वो वियतनाम में आए तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग रिवर। और किसी भी कंट्री में जाने के बाद यूरोपियंस का एक खास रोल होता था उस रिवर को एक्सप्लोर करना। रिवर को थॉरली एक्सप्लोर किया जाता था, उसका पूरा का पूरा रूट, उसका ओरिजिन और उसके रास्ते में आने वाला जो टेरेन है, जो लैंड है, उसको स्टडी करना। ये तीन चीज़ें स्टडी करके उन्हें तीन चीज़ें क्लियर होती थी। सबसे पहले रिवर का जो ओरिजिन होता था वहाँ से लेकर के जहाँ पर रिवर का माउथ बनता है, जहाँ पर रिवर गिरती है, इसको एक्सप्लोर करने से उन्हें रिवर बेसिन क्लियर हो जाता था और वो रिवर बेसिन अप्रोच से चलते थे। उस रिवर को टारगेट करके जितना एरिया वो कवर करती है वो एरिया जीत लेते थे, क्योंकि तभी कंट्री सिस्टम तो था ही नहीं, तब तो रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा। तो रिवर बेसिन अप्रोच अपनाते थे, तभी तो देखिए ना, सिंधु का इलाका, गंगा का इलाका, यमुना का इलाका, ऐसे। सेकंड एस्पेक्ट कि रिवर का फ्लो जो पता लग जाता था और ओरिजिन और माउथ पता लग जाता था, तो ये बेस्ट सोर्स होता था ट्रांसपोर्टेशन का। अब उस जमाने में हाईवे, रेलवे ये तो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिगिनिंग तो आप इसी से करेंगे, कनाल से। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि अगर रिवर के कोर्स में आने वाला टेरेन पता चल जाएगा तो आपको उसकी फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी अगर क्लियर होगी, आप पता लगा सकते हैं कि इसका किस रिसोर्स के लिए यूज हो सकता है, कैसी क्रॉप्स लगा सकते हैं, कैसा एग्रीकल्चर हो सकता है, क्या सिस्टम है, बीइंग अ कॉलोनी ये मुझे कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो कुल मिलाकर के इन सारे रीजंस की वजह से आप रिवर्स को टारगेट करते थे। दिस इज द रीजन आपको बड़े पैमाने पर रिवर के मैप और रिवर की इमेजेस मिलेंगी इस समय से, और ये मैप्स और इमेजेस हिस्ट्री बताते हैं हमें कि क्या हो रहा था इस दौरान। सेम यही काम मेकोंग में भी किया। मेकोंग रिवर का डेल्टा पकड़ा और बड़े पैमाने पर उस डेल्टा के रीजन में मेकोंग रिवर से कनाल निकाले, और कनाल के निकालने की वजह से एक बहुत ही इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ इरिगेशन डेवलप हुआ, जिसके दम पर राइस कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर हुआ। राइस कल्टीवेशन इतना बम्पर हुआ कि सरप्लस प्रोड्यूस होने लगी और सरप्लस प्रोड्यूस को ये एक्सपोर्ट करने लगे, और इसको एक्सपोर्ट करने की वजह से ये राइस एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया वियतनाम का, जिसकी वजह से अब वियतनाम पर कंट्रोल जो है वो परपेचुअली बनाना है, एटर्निटी तक बनाना है कि हमें वियतनाम अब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि राइस यहाँ पे है, रबर तो होता ही होता था। कुल मिलाकर के आप आए हैं एक जगह पर, आपकी कंसिडरेशन इकोनॉमिक्स की है, आपने इकोनॉमी की वजह से वहाँ पर रूल किया। लेकिन अब दो तीन चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आपको देखनी पड़ेंगी। जब भी आप अपनी कंट्री से निकल रहे हैं और एक नई कंट्री की तरफ जा रहे हैं, आपने अपनी कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेना है कि भाई हम उस नई कंट्री में जब जा रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न। आपने अपने रूलर को एक्सेप्ट करवानी है वो बात, आपने राजा को मनवानी है, क्योंकि बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं करने के लिए पैसे वहाँ से मिलेंगे। दूसरी बात, आपके देश की जनता सवाल पूछेगी कि भाई देश का जो धन है, जो लगान हम आपको दे रहे हैं, रेवेन्यू, वो आप इन वॉयजेस पे दे रहे हैं, तो बेनिफिट क्या है। ऐसे में आपको लोगों को सोशली, इमोशनली कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ना है। तो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था यूरोप में कि हम सबसे सिविलाइज्ड लोग हैं, और हमारे ऊपर एक पैटर्नल कंसेप्ट आता है कि हमें वर्ल्ड को सिविलाइज बनाना है। तो जब फ्रांस वियतनाम आता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के साथ नहीं आता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्पज़ ही है कि मुझे अनसिविलाइज को सिविलाइज बनाना है। यानी कि अगर हम देखें तो अपने देश के लोगों का समर्थन लेना, और दूसरा, दूसरे देश में जाकर के आप उसे एक समय से ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप उनसे उनकी आइडेंटिटी ना छीन लें। जब आप उनसे आइडेंटिटी उनकी छीन लेंगे, फिर उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आवाज़ उठाएं तो किसके हक में, और हम हैं ही कौन, किसके फेवर में बात करें, हम तो कुछ है ही नहीं। तो जो आइडेंटिटी ये हमें दे रहे हैं, हम तो वही हैं, तो अल्टीमेटली जो ये कह रहे हैं हमें वही करना है। तो कुल मिलाकर के किसी को भी मारना है तो आप उससे उसकी पहचान छीनिए। तो ये जब आते थे सिविलाइजेशन का प्रोसेस अपना करके, आने वाली जिस कंट्री में एंटर होते थे, सबसे पहले उसका लैंग्वेज उसे डिस्टॉर्ट करके ख़त्म कर देते थे, उसका कल्चर, और मिशनरियों के थ्रू रिलीजन, ये सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी जाती थी।
तो कुल मिलाकर के इन सारे प्रोसेसेस के तहत सिविलाइजेशन का फ्लैग उठा के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ्लैग उठा करके ये चले और वियतनाम में एंटर हो गए। वियतनाम में जब एंटर हुए तो वियतनाम का माहौल कैसा था, वियतनाम की बात करते हैं। देखिए, वियतनाम एक कंट्री ऐसी है जो फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही बड़े पैमाने पर चाइनीज रूलर्स के द्वारा रूल की जा रही है। आज की डेट में भी अगर आप वियतनाम को देखें, जब फ्रांसीसी वहां पर आए तो यहाँ पर कई सारे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक इम्पीरियल चाइनीज एम्पायर के अधीन, और चाइनीज एम्पायर बड़ी इजीली इनको अपने वे में काम करवा रहा है। आज की डेट तक भी जब वियतनाम रिपब्लिक बन चुका है, तो भी आज अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ की लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उस पर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस बड़े पैमाने पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वियतनाम पर इम्पैक्ट हुआ करता था चाइना का। तो अब अगर फ्रांसीसी यहाँ पर आएंगे तो उनको फाइट किससे करनी पड़ेगी अगर उसको वियतनाम चाहिए, चाइना से। तो अगर आपको ये लगे कि फ्रेंच चाइनीज वॉर हो रही है, फ्रैंको चाइनीज वॉर, तो आप फिर ये मत सोचना बात वियतनाम की हो रही है और लड़ाइयाँ चाइनीज से कर रहे हैं। तो चाइना से ही करनी पड़ेगी क्योंकि चाइना की छत्र छाया में वो रह रहे हैं। तो इस वजह से जब ये वियतनाम में एंटर हुए 1858 से लेकर के 1870 तक, टोंकिन नाम की एक जगह है यहाँ पर वियतनाम के नॉर्दर्न रीजन में हुआ करती थी। इस टोंकिन नाम की जगह को जीतने के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। फाइनली इन लड़ाइयों को करते करते 1880 तक सफलता मिली फ्रांसीसियों को, और 1887 तक नॉर्दर्न फ्रांस जो है उनके कंट्रोल में आ चुका था। और नॉर्दर्न फ्रांस को कंट्रोल में लेने के बाद ही इन्होंने वो सारे नॉर्दर्न वियतनाम उनके कंट्रोल में आ चुका था, और नॉर्दर्न वियतनाम को कंट्रोल में लेने के बाद ही इन्होंने ये सारी राइस और रबर वाले प्रोसेस आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, वो क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है, जिन लोगों पर आकर के हमने रूल किया है उन लोगों में एक सेगमेंट ऐसा है जिसे एलीट क्लास कहते हैं, बड़ा वर्ग, देश का बड़ा वर्ग। अब वो जो एलीट क्लास है वो जबरदस्त तरीके से चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, और जो अदर क्लासेस हैं, जो सेकेंडरी क्लासेस हैं, जो पुअर क्लासेस हैं, जो पीजेंट या वीकर क्लासेस हैं, वो एथनिकली भी वियतनामीज हैं और स्ट्रांगली वियतनाम की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जो एलीट क्लासेस हैं उनमें रिलीजन फेमस है कन्फ्यूशियस, और जो वीकर सेक्शंस हैं उनमें रिलीजन फेमस है बुद्धिज्म। और जो सो मेनी अदर सेगमेंट्स हैं वो कौन सा रिलीजन अपनाते हैं? सिंक्रेटिक। तो वर्ल्ड लेवल पर ट्राइबल पीपल्स काफ़ी बड़े पैमाने पर सिंक्रेटिज्म को फॉलो करते हैं। वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि रिलीजन में आ रहे डिफरेंसेस को फोकस ना करो, डिफरेंट रिलीजन में जो डिफरेंसेस हैं उन पे फोकस ना करो, डिफरेंट रिलीजन में जो सिमिलैरिटीज हैं उस पर फोकस करके उन्हें जोड़ो, वो ज़्यादा बेटर एस्पेक्ट है। तो वो सिंक्रेटिक रिलीजन फॉलो करते हैं, जैसे कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर ट्राइबल रिलीजन, तीनों को मिक्स करके ही जो उनका अपना ही निकल आता है। तो कुल मिलाकर के 3 तरह के सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से एलीट सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रबर प्लांटेशन के ऊपर, राइस पैडी कल्टीवेशन के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड तो नहीं की है ना इन्होंने, तो फ्रांसीसियों ने लीज पे ले रखी हैं या फिर फार्मर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो कुल मिलाकर के इन सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल एलीट सेक्शन का है। अब एलीट सेक्शन पर कंट्रोल किए बिना तो आप देश की तरफ आप तो आगे बढ़ नहीं सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो एलीट सेक्शन पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? वो बड़े जबरदस्त तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और फर्दर चाइना से जुड़े हुए हैं। वो किसके थ्रू? अपने कल्चरल टाइज के थ्रू, अपनी सोसाइटी और अपने रिलीजन के थ्रू। तो हमें उनको उनकी उस चीज़ को ब्रेक करना होगा। उसे ब्रेक कैसे करेंगे? अब मुद्दा आएगा वो सिविलाइजेशन वाले कंसेप्ट का। जब फ्रांसीसी किसी भी या ब्रिटिशर्स किसी भी दूसरी दुनिया में जाते थे तो 2-3 चीज़ें हुआ करती थी। वो क्या होती थी? वहाँ पर जाने के बाद ये बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप करते थे, और वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क खास तरह के एरियाज में डेवलप किया जाता था, जैसे पोर्ट एरिया से लेके माइनिंग एरियाज तक और पोर्ट एरिया से लेके मार्केट्स तक। यानी कि माइनिंग एरिया से जितने भी माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बल्क कमोडिटी के तौर पर पोर्ट्स तक ले जाए और एज अ रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले जाए, और जो पोर्ट है वहाँ पर हमारी कंट्री से आया हुआ जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसे उतारें और इनकी मार्केट तक ले जाए। तो इस वे में रेलवे रूट और बाकी रूट यहाँ पर बिछा करते थे, चाहे जो भी रीज़न रहे हों। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप होने के बाद इन्हें काफ़ी बड़े पैमाने पर उस नेटवर्क को हैंडल करने के लिए एक वर्किंग क्लास की ज़रूरत पड़ी, पहला। दूसरा, जब भी कोई कॉलोनाइज़र किसी कॉलोनी में आता था तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करता था। यानी कि आज दिन तक जो वियतनामीज एग्जिस्ट कर रहे हैं कई सारे डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब कोई यूरोपियन वहाँ पर आ जाएगा तो उसकी एक खासियत होगी, वो एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम,
यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू करेगा। ये तीन चीज़ें जब यूनिफाइड हो जाएंगी तो इसको हैंडल करने के लिए फिर ब्यूरोक्रेसी और फिर ऑफिसर्स और वर्कर्स भी चाहिए बड़े पैमाने पर। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये है कौन, ये तो कंपनीज ही हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनीज। और कंपनी अक्सर अपने मुनाफे के बारे में सोचेगी, वो कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करेगी कि भाई हम जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसियों को ही जॉब दे। अगर उन्हें फ्रांसीसियों की जगह लेने के लिए वहीं से अच्छे लोग मिल जाएं कम पैमाने पर, कम सस्ते दामों पर, तो वो उन्हीं को जॉब देंगे। इसी वजह से तो आप लोग आज यहाँ से बाहर माइग्रेट कर पाते हो। वहाँ का ऑनर आप लोगों को क्यों बुलाता है, क्यों वहाँ पे पीआर मिलती है? आप लोग सस्ते हो, कुछ भी नहीं मांगते उनसे लिटरली। कहाँ वहाँ के बंदे ने मांगने $53-54 पर आवर के, कहाँ आपने काम निपटा देना $10 में, $12 में, या फिर बहुत खींच दोगे $22 ले लोगे, है कि नहीं? वहाँ $6,000-9,000 उन्होंने तनख्वाह लेनी महीने की, आपने 3200 या 2200 में काम करूँगा, है ना? तो कुल मिला के ये कंपनी जो हुआ करती थी, इनका टारगेट ये हुआ करता था कि ये जो हम फ्रांसीसियों को ला करके यहाँ पे काम करा रहे हैं, इनको रिप्लेस कराए, हम यहाँ से लोकल लोग अपॉइंट करें, अनलेस अनटिल कि कोई ऑफिसर केडर में हमें जब तक जरूरत ना पड़े किसी फ्रांसीसी की, क्योंकि उनको लाना, उनके बाल बच्चा, बीवी, उनका हनीमून, ये वो, उनका पढ़ाई लिखाई सब सेटल करना पड़ता था, घर बार बनाने पड़ते थे, इतना खर्चा कोई उठा नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, इन सारी कंसिडरेशन की वजह से, पहला, दूसरा वो सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन, इन सारे कारणों की वजह से इन्होंने ये देखा। दूसरा, तीसरा, वो एलीट क्लास को ब्रेक करना। अब इन तीन कारणों से इन्होंने एक खास चीज शुरू करी हुई है, वो क्या है कि इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। एजुकेशन प्रोवाइड करने का पर्पज क्या है? सबसे पहले तो इन्हें एजुकेशन दो, और एजुकेशन का मीडियम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इनकी जितनी भी लोकल डायलेक्ट्स हैं, लोकल लैंग्वेजेस, इनको क्रश कर दो, फ्रेंच लैंग्वेज में इनको एजुकेशन दो। और फ्रेंच लैंग्वेज में अगर एजुकेशन देंगे तो अल्टीमेटली ये लोग फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच सिविलाइजेशन, फ्रेंच इंपीरियलिज्म के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे, और ये कभी भी हमारे राज्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ही नहीं कि हम जो इन पर रूल कर रहे हैं वो गलत है, लेजिटिमेट नहीं है, वो कभी भी इलेजिटिमेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर फ्रेंच डोमिनेट कर जाएगी तो अल्टीमेटली जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, जो चाइनीज लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज का अल्टरनेटिव तो हमें कोई चाहिए, और उसे हम फ्रेंच लैंग्वेज के तौर पे प्रमोट करेंगे। तीसरी चीज़, अगर फ्रेंच भाषा में हम तैयार करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्कूल खोलेंगे, तो हमें सो कॉल्ड मिनिमल जॉब करने के लिए वर्कर मिल जाएंगे, स्टाफ मिल जाएगा, जो हमारे खिलाफ कभी आवाज़ भी नहीं उठाएगा। और अल्टीमेटली ये एक ऐसा सेगमेंट पैदा हो जाएगा कि कल को अगर हमारे अगेंस्ट देश में आवाज़ उठने भी लगेगी, तो हम इनको अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू इतना नर्चर कर चुके होंगे, हम इन्हें इतना रोजगार दे चुके होंगे कि ये हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे बचाव के लिए एक बुलवर्क का काम करेंगे, उनके खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये सारे कारणों से इन्होंने एजुकेशन और एजुकेशन में फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। अब एजुकेशन को लेकर के बड़े सारे बहस थे, बड़े सारे विवाद थे। एजुकेशन अक्सर प्रॉब्लम भी लेके आती है यूरोपियंस के लिए, वो कैसे? सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हुआ था कि एजुकेशन इनको देनी है तो किस लेवल तक देनी है। अगर हमने अपनी जॉब कराने के लिए इनको एजुकेशन देनी शुरू की, कल को इतने एजुकेटेड ना हो जाएंगे, सवाल करने लग जाए हमारे कॉलोनियलिज्म को, कहीं रेवोल्यूशनरी ना हो जाए, कहीं बुद्धिजीवी ना बन जाए, सो कॉल्ड एजुकेटेड मिडिल क्लास। आगे हम देख चुके हैं यूरोप में क्या ही हुआ है, तो यहाँ पर भी ना वो पैदा हो जाए, वरना तो बुरा हाल कर देगा हमारा। तो कहते कोई बात नहीं, एजुकेशन इतनी देंगे जिसके तहत सिर्फ हमारे साथ काम कर पाएं और उसके आगे एक बात भी ना पूछ पाएं। ये हमारा पहला पर्सपेक्टिव रहेगा। तो इसके तहत एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। एक वर्ग ये कहता था कि हमें सभी को फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में करानी चाहिए, वियतनामीज भाषाओं में, और उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमें करानी चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज में, और जो बंदा फ्रेंच लैंग्वेज में निपुण होगा उसी को हम सिटीजनशिप देंगे, और वही जो एक्टिव सिटीजन है वही फर्दर जाकर के आगे गवर्नमेंट में या किसी भी में रोल पार्टिसिपेट करेगा। और तीसरा फंडा हम ये अपनाएंगे कि जब फाइनल एग्जाम आया करेगा हम पास ही नहीं किया करेंगे किसी को। फाइनल एग्जाम जब पास ही नहीं होगा तो बड़ी पोस्टों के लिए दावा ही नहीं रखेंगे, छुटकू छुटकू एग्जाम पास कर जाएंगे। जैसे 5वीं बोर्ड बना दी, 8वीं भी बोर्ड बना दी, 10वीं बोर्ड बना दी, 5वीं 8वीं पास कर जाओ, 10वीं में आके फंस जाते थे। 5वीं 8वीं बेस दूसरे जॉब कर सकते थे, 10वीं करके फिर हायर लेवल पे वो तो होना ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे आप, तो आपको एक आंकड़ा दिया गया है, वो सिर्फ समझाने के लिए याद करने की जरूरत नहीं। बेइंतहा लोग पढ़ाई करते थे लेकिन पास कुल मिला के 400 लोग ही हुए, 400 बंदों के पास ये डिग्री आई, जबकि मिलियंस ऑफ लोग स्टडी कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि उड़ा दिए जाते थे, लास्ट साल में फेल कर दिए जाते थे। सोचो जो पास हुआ हो कितना ही तनी हो, कितना ही जोर मारा हुआ उसने, ऐसा पेपर किया होगा कि कोई मतलब चाह के भी फेल नहीं कर सकते। ऐसे दौर में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज के पेपर में 5वां रैंक लेकर के पेपर क्लियर करके लंदन में जाके पेपर देके महीना रह के पेपर क्लियर करके भाड़ के उनके मुंह पे मार के आ गया। बंदा क्या ही होगा, मतलब ऐਵੇਂ तो नहीं पूजा की जाती होंगी जहाँ आज हमारे अंदर इतने डायलेमा है।
है ना। सोचो एक बंदे को कितना गुस्सा आया होगा कि इन्होंने उम्र और कम कर दी एग्जाम की। अब मैं इनको बताता हूँ कि भारतीय में कितना दम है, इसमें भी हम क्लियर करके देंगे। दैट इज द कंसेप्ट। तो एग्जामिनेशन में पास ही नहीं करते थे कि बड़े लेवल की जॉब में ना पहुंच पाए। कुल मिलाकर के ये जो भी कंसिडरेशन उनकी रही होंगी, इसकी वजह से उन्होंने, फिर मैं कहने लगा, काफी बड़े पैमाने पर वो चाइनीज कल्चर को इम्पैक्ट कर दिया जो वो करना चाहते थे, और उसे कहीं ना कहीं खदेड़ा। नेक्स्ट डिस्कशन यहाँ पर शुरू हुई। चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि जो कॉलोनीज है उन्हें डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉलोनीज को डेवलप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इस टाइम पूरे यूरोप में इस बात की डिस्कशन रहती है कि कॉलोनीज के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे में बड़े बड़े बुद्धिजीवी आए, उनमें से एक बुद्धिजीवी ने कहा कि आप लोग कॉलोनीज क्यों एक्वायर करते हो, वहां पर जाकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट आप लोग कैसे अर्न करते हो? क्योंकि आपका बना हुआ माल वहां की मार्केट में बिकता है तो आप प्रॉफिट कमाते हो। तो उसने कहा कि अगर हम कॉलोनीज को डेवलप करेंगे, यानी कि अगर हम वहां पर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप कर देंगे और अदर एक्टिविटीज ग्रो होंगी, तो नेचुरली लोगों का लाइवलीहुड बढ़ेगा, और लाइवलीहुड बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारे प्रोडक्ट और कंज्यूम होंगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। तो कॉलोनी को डेवलप करो। यानी कि उसका कहना था कि कॉलोनियों की बर्बादी का कारण है गांव में फैली हुआ सूखा, इरिगेशन का प्लान नहीं है। दूसरा, गांव के जो किसान हैं कर्जे में डूबे हुए हैं, रूरल इंडेटेडनेस। तीसरा, क्रॉनिक पॉवर्टी। चौथा, एपिडेमिक्स। पांचवा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एंड सिक्स इज लैक ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। ये सारी चीजों की बहुत कमी है, इसकी वजह से कॉलोनी डेवलप्ड नहीं है, इसकी वजह से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो कभी खुश मत हो जाना कि अंग्रेजों ने आकर के इतने काम करे कॉलोनियों में। ये डेवलपमेंट करने का भी कंसिडरेशन उनका अपना था, अपने रीजन से उन्होंने कॉलोनियों का विकसित किया। तो ये सारी चीजें कही गई करने को, तो ये कहीं ना कहीं हुई भी, और मैंने कहा कि हुई लेकिन उनके फेवर में हुई। तो ये डिबेट चलता रहा कि कॉलोनी को डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे में फिर एक डिबेट और आ गया कि ठीक है, लैंग्वेज का मुद्दा तो डिसाइड हो गया कि लैंग्वेज कौन सी देनी चाहिए। सिविलाइजेशन के कंसेप्ट में हमने स्कूल खोल दिए, स्कूल में पढ़ाई करानी शुरू कर दी, पढ़ भी रहे हैं लोग और अब जॉब भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पूरी तरह से परिवर्तित इन्हें कैसे किया जाए। तो पहले तो हमने पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए ये इंश्योर कर लिया कि बात फ्रांसीसी में करेंगे, फ्रेंच भाषा में। तो टॉकिंग मॉडर्न, इसे कहा गया टॉकिंग मॉडर्न। सेकंड आया लुकिंग मॉडर्न, कि दिखने भी मॉडर्न चाहिए। अब ऐसे में लोगों के सामने ये मॉडर्न वर्ड जब आ रहा था, समझ नहीं आया था मॉडर्न क्या मतलब, हु इज मॉडर्न बेसिकली। आज की डेट में जब भी आपसे एक सवाल पूछा जाता है मॉडर्न, तो एक बंदा सवाल करता है कि यार मॉडर्न का मतलब ये है कि हम अपना कल्चर भुला दें। मतलब तभी जिंदगी में मॉडर्न बनेंगे जब अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज और अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़े फिर हम मॉडर्न है। ये तो कभी नहीं हो सकती, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये मॉडर्न है। तो मॉडर्न की बात जब आई तो यूरोपियंस ने, यानी कि फ्रांसीसियों ने बड़े तरीके से लोगों को मॉडर्नाइज कर दिया। कैसे? वियतनामियों की एक बहुत बड़ी निशानी हुआ करती थी, और एशियंस और अफ्रीकन्स की ये निशानी थी। हमारे जितने राजे महाराजे हुए सब निकाल के देख लो, सबके बाल लंबे हुआ करते थे, और लंबे बालों का ट्रेंड जो है ये एशियन अफ्रीकन ट्रेंड है। अंग्रेजों ने तो बाद में विग लगाई नहीं, जो लुइस के टाइम से उसके तो बाल उड़ रहे थे तो उसने विंग लगाई घुंघराले बालों वाली, तो सबने फॉलो कर लिया वहां पे यूरोप में। जो आप देखते हो ना इतने बड़े बड़े यूरोपियन साइंटिस्ट छल्ले पड़े होते हैं, वो बेटा असली बाल नहीं होते, विग होती है वो। तो कुल मिलाकर के इंडियंस के तो छल्ले पहले ही उड़ रहे थे, बाहुबली टाइप। तो जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या बना के घूमते रहते हो, सर देखा अपना कभी, बाल इनके काटो फ्रेंच स्टाइल में। तो मिलिट्री फैशन पे बाल काटे गए फ्रेंच स्टाइल। तभी आज की डेट में कहते ना आगे बना जानवर जा बाल बधा के, ये भी कहीं ना कहीं यूरोपियन प्रभाव तो नहीं है। बाल बधा के इंडियन बनया हुआ, जानवर नहीं। क्योंकि बाल कटाते थे तो फ्रांसीसी बन गया, क्योंकि फ्रेंच कोड का एक फैशन था बाल कटाने, छोटे छोटे रखने, क्योंकि वो कौन थे, मिलिट्री पावर, और मिलिट्री फैशन में यही सिस्टम चलता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक्चुअल में अब तक की मिलिट्रीज और योद्धा देखो, उनके बाल हमेशा लेंथी होते थे। तो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि आज दिन तक हमारी आर्मी बाल कटाती है। मैं कभी इसको किसी पर्सन की एफिशिएंसी से जोड़ के नहीं देख पाया कि अगर उसके बाल लंबे होंगे तो क्या होगा। धोनी के बाल लंबे थे, ज्यादा अच्छा खेलता था। आप करियर ग्राफ उसका कंपेयर करके देख लेना। अब्दुल कलाम के बाल लंबे जब तक रहे, मस्त रहा, बाल झड़ने लगे, खत्म हो गए। तो कुल मिलाकर के बालों का संबंध एफिशिएंसी से कहाँ है ये पता नहीं चलता। लड़कियों के भी तो इतने लंबे होते हैं, यहीं से फिर पता लगता है कि लड़कियां किसी काम की नहीं है कि किसी काम जोगी नहीं हो तुम लोग।
कुछ नहीं कर सकते। लंबे बालों वाले तो ना आर्मी में जा सकते ना कुछ और कर सकते हैं। ये सब फालतू बातें। तो कुल मिलाकर के उनको बोला बाल काटो, और बाल काटने पर एक पोयम लिख दी लिटरली, और वो पोयम मैं आपको खुद पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गिव मी द पोयम। मतलब यूरोपियन इन्फ्लुएंस का जो दीवानापन है उसे समझना बड़ी मस्त चीज है। पोयम देखिए, इसे देसी लोग कुंभ कहते हैं और पढ़े लिखे लोग कुम कहते हैं, ठीक है। कुम इन द लेफ्ट हैंड, सीजर इन द राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, watch out, be careful, drop stupid practices, dumb childish things, speak openly and frankly, study western costume। तो कुल मिला के ये कैसी लय है आप बना लेना। कहना वो ये चाहते हैं कि फालतू हरकतें छोड़ो, गंद मंद मत पहना करो, और ऐसे मत दिखा करो, रोज सुबह ना आया करो, ना नु के बाल बुल कटा के ये इस तरह से पैंट शर्ट पहन के घूमा करो, टेनिस खेला करो। तो कुल मिलाकर के वियतनामी इस बंदे पे लानत मार रहे हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, वियतनामी हो गए तू, ये बना क्या हुआ है, हाथ में तूने टेनिस पकड़ा हुआ, मुंह तो पहले संभाल ले अपना, मुंह देख किधर को जा रहा तेरा, लड़कियों वाली हील वाली जुत्ती पहन के और घूम रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का कंसेप्ट जो है ये फॉलो किया गया, यानी कि भाषा, शिक्षा, पहनावा हर तरह से बदलने का प्रयास किया गया। चलिए ये सारी चीजें तो बदल भी नहीं होती तो कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर लेते, हर एस्पेक्ट में ही बदलाव हुआ। जैसे एक खास चीज आई यूरोपियंस के आने से, इन्होंने आने के बाद शहरों को बदला, यानी कि ये कहा कि शहर भी मॉडर्न होंगे। और मॉडर्न शहर कैसे होंगे, यूरोपियन नए आर्किटेक्चर, नए प्लानिंग पर बेस्ड होंगे। और नया आर्किटेक्चर और नए प्लानिंग के बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि बहुत ही प्लान्ड स्ट्रीट्स होंगी, 90 डिग्री पे कटेंगी, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट एस्पेक्ट इज कि रोड काफी ब्रॉड होंगे, रोड के अराउंड लैंडस्केप्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीवरेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, सीवरेज भी अंडरग्राउंड होंगे और बड़े ह्यूमंगस होंगे जो पूरी सिटी में ट्रैवर्स करेंगे। अल्टीमेटली सीवरेज से निकलने वाला आउटलेट जो सारा होता था, सारा का सारा गार्बेज जो है वो एक रिवर में डाल दिया जाता था। अब रिवर में जाकर के वो एक्यूमुलेट हो जाता था। इसके बाद जब कभी रेनफॉल हुआ करता था तो ओवरफ्लो करके शहर की सड़कों पे ही वो बहा करता था। आज भी सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं ना। आज दिन तक देसी सिस्टम क्या फॉलो हो रहा था, नालियाँ, जो गांव है या जो नगर है ऊंचाई पे रहता था, ढलान होती थी, नालियां बनी होती थी, बरसात का पानी है, सीवरेज का पानी है, सारा नालियों में जाता था, नालियों के थ्रू जिधर भी कहीं जाना है चला जाता था। ओवरफ्लो वाला सिस्टम कभी देखा ही नहीं था किसी ने। हाँ, सड़कों पे कीचड़ जरूर होता था, क्योंकि सड़कें कच्चियां होती थी। सीवरेज बनने से एक मस्त चीज हुई, ये सीवरेज ने इतने सुंदर घर प्रदान कर दिए एक नई प्रजाति के लिए, जो कि चूहे थे। चूहों को फुली प्रोटेक्टेड घरौंदे मिल गए। कहते वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, कभी आता भी नहीं कोई इसके अंदर। और दूसरी बात, चूहे दौड़ रहे हैं पूरे नगर में अनहिंडर्ड वे में, क्योंकि सीवरेज उन्हें कनेक्शन भी दे रहे हैं। चूहा कभी उस घर से निकल रहा, कभी कैसे, कोई इधर भी एक दूसरे को इधर उधर दौड़ा रहे हैं। कहते भागो दौड़ो, पूरा शहर अपना है। कभी कहीं से मुंह मार के निकल रहे हैं, कभी कहीं से। तो इसलिए आपने कभी नोटिस नहीं किया, यूरोपियन जिस भी कंट्री में गए वहां पे प्लेग हुआ है, बताते हैं क्यों हुआ है। हेलो, हाँ जी। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने सीवरेज बना दिए। अब सीवरेज के थ्रू फ्रीली मूव कर सकते हैं रैट, इधर से उधर, रैबिट नहीं रैट, और वो घूम भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी वजह से प्लेग फैलना शुरू हो गया। अब प्लेग की वजह से एक नई चीज हुई, फ्रांसीसियों से किसी भी तरह से ये चूहे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, चूहों की मात्रा भी बम्पर थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वियतनामियों को भर्ती करना शुरू किया, वियतनामियों को क्या कह सकते हैं, रिक्रूट किया कि आप चूहे पकड़ेंगे। अब कंडीशन क्या होती थी कि जो भी चूहा आप पकड़ोगे, उस चूहे की पूंछ हमें दिखाओगे तो उस चूहे की कीमत मिल जाएगी आपको कि आपने चूहा पकड़ा। अब वियतनामियों ने क्या किया, पहली बार वियतनामियों नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, पहली बार वियतनामीज के सामने ये आया कि कलेक्टिव होकर के बात करो तो बार्गेनिंग हो सकती है। माने वियतनामियों में कोई वर्ग ऐसा था जो सीवरेज के अंदर घुसेगा, सारे तो नहीं घुस सकते। और ये सारे के सारा वर्ग, मतलब अगर सारे घुस सकते फिर तो बड़ा ईजी होता, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग था, वो आपस में कलेक्ट हो गए, जुड़ गए, और उन्होंने इनसे बार्गेन करना शुरू कर दिया कि नहीं, एक चूहे का 10 नहीं 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। उन्होंने देखा कि जब हम इकट्ठे हो गए तो लिटरली फ्रांसीसी हमारी शर्तों पे नाच रहे हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम पहली बार इन्हें अंडरस्टैंड हुआ। दूसरी बात, एक नया ही सिस्टम तैयार किया इन्होंने। चूहा पकड़ते थे, उसकी पूंछ काट लेते थे, चूहा छोड़ देते थे, पूंछ दिखा के पैसा ले लेते थे। इसकी वजह से चूहे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब कि अगर चूहे जेन्युइनली मार देंगे तो चूहे खत्म हो जाएंगे, तो कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा, जो बाउंटी मिल रही है वो खत्म हो जाएगा। तो चूहा पकड़ा, उसकी पूंछ थोड़ी सी काट ली और चूहा छोड़ दिया, पूंछ दिखा के पैसा ले लिया, फिर वापस जाके वही चूहा पकड़ के फिर उसका दिखा के पैसा ले लिया। तो कुल मिलाकर के
तीसरा वर्ग ऐसा पैदा हुआ जो चूहे ही पालने लगा, क्योंकि चूहे पाल पाल करके वो चूहे पाल के दे रहा कि मार लो, पूंछ ले जाओ, पैसा ले आओ, आधा पैसा मेरा। तो इस तरह से चूहों का मेनेस इतना बढ़ गया, ये एक दानव बन गया कि चूहा कंट्रोल नहीं हो रहा, और एक एक दिन में 20-20 हजार चूहा पकड़ा जाता था, इतना चूहा पकड़ा जाता था, तो चूहा नहीं मर रहा था। एक तो ये तरीका था जिसने चूहों ने तंग कर रखा है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग निकल के आया। दूसरा, सारे कंसेप्ट धरे के धरे रह गए और वियतनामी हंसते रह गए जापान फ्रांसीसियों के ऊपर कि तुम तो कहते थे यार सो कॉल्ड बड़े मॉडर्न लोग हो तुम, ये होती है मॉडर्निटी तुम्हारी, हमने तो आज दिन तक चूहा नहीं देखा था कभी यहाँ पर पे, ये तुम्हारा मॉडर्न सीवरेज सिस्टम, ये तुम्हारा मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम, तुम्हारी तो हालत चूहों ने खराब कर दी। तो दूसरी बात ये भ्रम टूटा कि ये जो मॉडर्निज्म का झंडा लेकर के घूम रहे हैं ये क्या फोका है। तीसरा, कहते मिलिट्री कहाँ है तुम्हारी, तुम तो कहते बड़े बड़े देश जीत लिए, बड़ी बड़ी सेना जीत ली, चूहे तो जीत के दिखाओ पहले। हमारी सभ्यता में तो चूहा बहुत छुटकुन्नी चीज को कहते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, चूहा बिल्ली का खेल। तो कुल मिलाकर के तुमसे तो चूहा नहीं मर रहा, तो तुमने हमें क्या मारना। ये तीन चीजों ने बहुत ह्यूमिलिएट किया फ्रांसीसियों ने, और चूहे वाला प्रकरण बड़ा जबरदस्त था। ऐसे में जो शहर था, जैसे इन्होंने हनोई नाम का एक शहर तैयार किया था, वियतनाम की राजधानी है ना हनोई, उस टाइम पर तोंगकिन की हुआ करती थी, तोंगकिन की। तो तोंगकिन की राजधानी हनोई जो थी, इसको इन्होंने विकसित किया, बड़े बड़े कैसल, बड़े बड़े वो बनाए, लेकिन बगल में जो अदर पीपल थे उनके क्वार्टर बना दिए छोटे छोटे। तो अब अल्टीमेटली वर्ल्ड लेवल पर चूहे को लेकर के अलग अलग प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पर जो हुआ अभी मैंने आपको बताया यूनिक, सबसे खतरनाक चीज ये थी कि जबरन लोगों के घरों में घुसा गया चूहे ढूंढने के लिए, और इसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी, उनका जो रेजिडेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया। जब मर्जी रात 1 बजे 2 बजे 12 बजे कभी भी घुस जाते थे, चूहा लेने आए। बंदे कहते तुम्हारा बेड़ा घर का दिन रात, कभी सोते नहीं कभी बैठते नहीं, चूहा निकलने लेने पहुंच जाते। और ऐसे में ऑफिसर जो है वो, जो लोग लोकलाइट हुए करते थे, उनकी औरतों के साथ बदतमीजियां किया करते थे, रात बरात घर घुस जाया करते थे चूहे का नाम लेकर के। इन सारी चीजों ने लोगों को आपस में जोड़ दिया। ये चूहे वाला प्रकरण हुआ, समझ में आ गया, और तो नहीं कोई टेंशन इसमें चूहे में। तो कुल मिलाकर के ये जो वियतनामी लोग हैं, आज दिन तक जो हाई लेवल पर लैंग्वेज के बेस पे, कस्टम के बेस पे, कल्चर के बेस पर बिखरे हुए थे, इन्हें पहली बार जोड़ा है किसने, कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस ने। यानी कि कॉलोनाइजेशन हुआ जिसकी वजह से ये एक रूलर के अधीन आए, पहली बात। दूसरी बात, एक जुडिशियल सिस्टम के अधीन आए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और एक यूनिफाइड मिलिट्री, सिंगल लॉ एंड ऑर्डर। इन सारी चीजों ने इन डाइवर्सिफाइड लोगों को एक सिंगल कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉलोनाइजेशन ने ही इनके नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं एक हवा दी, लेकिन नेशनलिज्म जो शेप हुआ है वो अपने रीजंस की वजह से हुआ है, वो किसी और के रीजन की वजह से नहीं हुआ है। नेशनलिज्म की शेप इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस वे में डेवलप हो रहा है। बेसिक रीजन तो कोई भी हो सकता है, तो डेवलपमेंट का रीजन वियतनामियों का अपना था। अब कुल मिलाकर के फ्रांसीसियों के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं। ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आता है खास वर्ग के द्वारा। कई समय पहले से ही, फ्रेंच पीपल के आने से पहले, फ्रेंच आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले से ही यहाँ पर मिशनरीज आ रहे थे, और मिशनरीज बड़े पैमाने पर इन लोगों को आकर के कन्वर्ट कर रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 3 लाख के लोग तो कन्वर्ट कर लिए गए थे। तो हाई लेवल पर जब कन्वर्जन हो रही हैं, तो ऐसे में कुछ वर्ग ऐसे थे, जैसे जो कन्फ्यूशियस थे, यानी कि जो कन्फ्यूशियन रिलीजन फॉलो करते थे, उनके जो स्कॉलर्स थे उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि ये इस तरह से जो कन्वर्जन किए जाते हैं ये इलीगल है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रही थी, इनके अगेंस्ट बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई गई है, जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। तो रिलीजन पर जब आघात हुआ, तब वियतनामी कहीं ना कहीं खड़े हुए। उनको लगा कि हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, जिस तरह से हमारी लैंग्वेज ख़त्म कर दी, एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद कर दिया। क्योंकि हमें ख़त्म करने के लिए इन्होंने चाइनीज़ कल्चर को ख़त्म करना चाहा। चाइनीज़ कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम था, इन्होंने उसको ख़त्म करना चाहा। उसको ख़त्म करते करते धीरे धीरे अब ये रिलीजन तक आ पहुँचे हैं, और अगर रिलीजन ख़त्म हो गया तो फिर हम अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे में सबसे बड़े धक्का किसे लग रहा था, जो एलीट क्लास है। रिलीजियसली टारगेट उन्हें किया जा रहा था, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे, जो सिंक्रेटिक होते थे, उन तक इनकी रीच उस लेवल पर नहीं थी। तो उनको ख़त्म करने के लिए जब ये सब किया तो स्कॉलर ग्रुप्स बने, और इन स्कॉलर ग्रुप्स ने अपनी अपनी मूवमेंट चलानी शुरू करी। तो ये एक रीज़न रहा। प्रोटेस्ट यहाँ पर होते रहे, जो आगे जाकर के एग्जैजरेट होंगे। अचानक से वियतनाम में एक समय ऐसा आता है जब वियतनामी लोग जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या होती है
और होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये निकल करके आता है, वो ये कहता है कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट कल्चर, रिचुअल, हेरिटेज और प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। हमें उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और मजबूती से उनके रिफाइंड वर्जन को प्रोजेक्ट करके इनकी जो वेस्टर्न कल्चर है इसे खत्म करना चाहिए और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हमें अपने देश से खदेड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड ग्रुप आया, वो ये कहता है कि हमें वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट इतनी स्ट्रांगली नहीं जाना चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई उसका कहना ये था कि वेस्टर्न डोमिनेंस से हमें प्रॉब्लम है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस की बात करती है। हम ये सारी गुड वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करें और फर्दर इनको और नरिश करें और डेवलप करें। और वो लोग जो अपनी ही वैल्यूज को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन कराएं कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि फ्रांसीसी बात करते हैं लिबर्टी की, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी दिया, तो जब वियतनामियों पर आकर के वो कंट्रोल कर रहे हैं तो एक तरह से वो लिबर्टी के अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें रियलाइज कराना चाहिए, हमें एक डोमिनेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, हमें आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी के थ्रू बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें अपना करके विकसित करना चाहिए। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट ये था कि वो कहता कि हमें पहले दोनों स्कूल ऑफ थॉट से कुछ नहीं लेना है, हमें उन कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने यूरोपियन इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं दूर रखा और खुद के इन्फ्लुएंस से उनको इन्फ्लुएंस किया है, जैसे चाइना और जापान।